Now students, we are taking chapter 7 circulatory system of 10th class परिसंचरण तंत्र हिंदी में। परिसंचरण तंत्र में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट। नीड फॉर ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि कैसे हम स्थानांतरण करें मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को इनसाइड द बॉडी। नीड फॉर ट्रांसपोर्ट हमारे शारीरिक तंत्र में डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है और सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग पढ़ ही रहे हैं। इसके साथ साथ हार्मोन्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए नीड फॉर ट्रांसपोर्ट आता है। नीड फॉर ट्रांसपोर्ट में सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम बात करें तो भोजन से प्राप्त होने वाले सभी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स उनको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पाचन तंत्र से मतलब है इसका, पाचन तंत्र में पाचक रस होते हैं जैसे बाइल जूस, गैस्ट्रिक जूस और पैनक्रियाटिक जूस भी इसमें होता है। फूड से प्राप्त होने वाले जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ये केवल डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा ही संभव है और इसमें ब्लड भी पार्टिसिपेट करता है। वाटर के माध्यम से ये ट्रांसफर तो होते हैं लेकिन केवल वाटर इनको मूवेबल बनाता है। ब्लड का काम है इनको सर्कुलेट करना, इसीलिए सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। सर्कुलेट ऑफ द ऑल मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स बाय डिपेंड ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र हिंदी में कहते हैं इसको। इसी में हम लोग पढ़े अगर सेकंड पॉइंट तो पहला नीड फॉर ट्रांसपोर्ट में पहला पॉइंट था डाइजेस्टिव सिस्टम। क्यों आवश्यकता है हमें ट्रांसपोर्ट की? फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कि कैसे भोजन के तत्व बॉडी के अन्य भागों तक पहुंच पाए। इसी में सेकंड पॉइंट है हमारा द रेस्पिरेटरी सिस्टम। गैसेस जो हम लोग आदान प्रदान करते हैं और गैसेस इनटेक और आउटटेक करते हैं। इनहेल एयर, एक्सहेल एयर विच इज द O2 एंड CO बाय द बैलेंस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा ही बैलेंस होती है। गैसेस को संतुलित और गैसेस को निष्कासन और उसका आवाहन ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही संभव है। इसलिए पहला पॉइंट था डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें पाचक रस दिए जाएंगे। दूसरा है रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें हम गैसेस को स्थानांतरित कर सकते हैं। तो पहली चीज सर्कुलेटरी सिस्टम से रेस्पिरेटरी सिस्टम भी जुड़ा हुआ है और वो ब्लड के माध्यम से ही गैसेस बॉडी के अंदर और बाहर आती हैं। इसमें हम लोग एक पॉइंट और भी ले सकते हैं। जब हम O2 लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो ब्लड के मदद से अंदर पहुंचती है और जब वो CO2 के रूप में परिवर्तित होती है तो CO2 भी लंग्स तक ब्लड की मदद से आती है। ब्लड इज नोन एज द रक्त हिंदी में। आगे हम बढ़ेंगे थर्ड पॉइंट पर जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। और एक्सक्रीटरी का मतलब होता है उत्सर्जी तंत्र। उत्सर्जी तंत्र या उत्सर्जन तंत्र भी इसको कह सकते हैं। उत्सर्जन माने निष्कासन पदार्थ जो बॉडी के वेस्ट मटेरियल्स हैं, यूरिन है, यूरिक एसिड है, यूरिया है, ये बॉडी से बाहर आते हैं। और गैसेस इसमें ब्लड बहुत बड़ा रोल निभाता है क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम का एक ही पार्ट है, वो है ब्लड। ब्लड के बिना सर्कुलेटरी सिस्टम ना तो सर्कुलेट होता है ना वो कार्य करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जितने भी वेस्ट मटेरियल है बॉडी के वो सब रिलीज हो जाते हैं और एक्सक्रीटरी सिस्टम अपना कार्य करता है। तो वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन, उनका स्थानांतरण सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ही संभव है। तो ये तीसरा पॉइंट है नीड फॉर ट्रांसपोर्ट का। इसमें एक चौथा पॉइंट भी ले लेते हैं जिसको हम लोग हॉर्मोन्स कहते हैं। हॉर्मोन्स प्रोटीन से बनने वाले वो एलिमेंट हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम से रिलीज होते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं।
एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? जो आंतरिक रूप से पाई जाती हैं और स्त्रावण माने सीक्रेट्स करती हैं। बॉडी में 100 प्रकार के हार्मोन्स हो सकते हैं, ये सभी हमारे ग्लैंड से रिलीज होते हैं, जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ओजेस्ट्रोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन और भी हार्मोन है जो हमारी बॉडी में कार्य करते हैं, पूरी बॉडी को बैलेंस करते हैं, एक्टिविटी को बैलेंस करते हैं। मेरा ये मतलब था। इसमें हम लोग स्टूडेंट्स एक पॉइंट और लेंगे, फ्लूइड्स इन आवर बॉडी। कौन कौन से फ्लूइड्स है जो हमारी बॉडी में होते हैं? फ्लूइड्स इन बॉडी, इसमें शारीरिक तौर पर पाए जाने वाले फ्लूइड्स है, वाटर फ्लूइड में नहीं आता। इसमें सबसे पहला फ्लूइड है ब्लड। ये वाला हमारा फर्स्ट टाइप का एक फ्लूइड है। ब्लड को हिंदी में रक्त कहते हैं, बहुत से इसको खून भी कहते हैं, लेकिन वैज्ञानिक शब्द इसका रक्त है। रक्त वाहिनियां, रक्त धमनियां, रक्त परिसंचरण, इसलिए हमने बोला है रक्तदान केंद्र। हमने खूनदान केंद्र नहीं बोला, हमने उसको रक्त बोला है। रक्त खून है एक ही, लेकिन शब्दों में थोड़ा सा डिफरेंस है। खून हिंदी का शब्द है, खून माने हत्या भी होता है, इसलिए ब्लड को हमने रक्त बोला। ब्लड इज एज ए फ्लड, बॉडी के फ्लड को बनाए रखने के लिए ब्लड बेहद आवश्यक है। तो ब्लड एक फ्लूइड है और इसमें बहुत से एलिमेंट्स और सेल्स भी होती है, ये भी हम जानेंगे, वो डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन इसमें हम लोग फ्लूइड की बात कर रहे हैं। और दूसरा इसमें फ्लूइड होता है टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड का मतलब होता है यहाँ से जो टिश्यू में भरा हुआ तरल पदार्थ है वो टिश्यू फ्लूइड कहलाता है। टिश्यू हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे। टिश्यू में एपिथेलियम टिश्यू था, कॉलिकुलर टिश्यू था, क्यूबॉइडल टिश्यू था और उसमें कनेक्टिव टिश्यू भी थे। और भी टिश्यू हैं जो अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स और हमारे अंगों को निर्मित करते हैं, इसमें टिश्यू फ्लूइड भी आएगा। नेक्स्ट इसी में मैं बात करूं तो टिश्यू फ्लूइड वो है जो ऑर्गन और सेल्स के बीच में भरा रहता है। थर्ड पॉइंट पर आएंगे हम लोग, ये हमारा है लिम्फ। और लिम्फ को हिंदी में क्या कहते हैं? लसका कहते हैं। आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन लिम्फ को हिंदी में लसका कहते हैं। और ये लिम्फ तीसरे नंबर का फ्लूइड है जो लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फेटिक सिस्टम में प्राप्त होता है। लिम्फेटिक सिस्टम हमारे नाक में, नोज में भी होता है, बॉडी में अंदर होता है। और ये जब आपने देखा होगा हमारी नाक बहने लगती है तो ये लिम्फेटिक वेसल्स के कारण ही होता है। ये एक फ्लूइड है जो बॉडी के अंदर पाए जाने वाले या एंटर होने वाले डिसीज कॉजिंग जर्म्स को बाहर निकालता है। इसीलिए जब हमें कोल्ड हो जाता है तो कोल्ड में भी बैक्टीरिया बाहर आते हैं, इसीलिए वो लिम्फेटिक सिस्टम नोज के द्वारा उनको बाहर निकालता है। ये 3 प्रकार के फ्लूइड स्टूडेंट्स। अब हम लोग बात करेंगे, आएंगे ब्लड पर। तो ब्लड क्या है, क्यों है, इसकी बात करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, ब्लड पर, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम बिना ब्लड के कंप्लीट नहीं होता, तो इसमें एक ये पॉइंट आया हमारा ब्लड। अब मैं ब्लड के बारे में थोड़ा बताना शुरू करूं। ब्लड एक बफर सॉल्यूशन है और ब्लड में एक खास बात और भी है, नेवर स्टेशनरी, ये कभी रुकता नहीं है। इसके साथ ही मैं इसमें और बता दूं आपको कि ब्लड रेड होता है। ब्लड जो है वो आर्टरीज में ब्राइट रेड होता है और वेन्स में वो डार्क रेड होता है। जबकि हमारी जो वेन्स हैं, जैसे ये नस जो जिसको हम नसें कहते हैं, वो ग्रीन कलर की या ब्लू कलर की दिखाई देती है। ब्लू कलर की क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उसमें एक मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन डार्क रेड ब्लड को ब्लू कलर का दिखाती है। ये इसकी खास बात है। जबकि ब्लड का कलर ब्राइटर होता है, ब्राइट रेड होता है। रेड भी क्यों होता है वो मैं बताऊंगा आपको, वो सिंपल सा मेथड है उसका। क्योंकि ब्लड में एक प्लाज्मा पाया जाता है जो लगभग 55% तक होता है और इसमें हीमोग्लोबिन भी होता है जो लगभग 10% तक होता है। बाकी इसमें 10% सेल्स होती है, 10% इसमें वाटर भी होता है और ये 55% इसमें प्लाज्मा
होता है। ये येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है, यानी कि ये पीले रंग का होता है। इसीलिए घाव जब हमारे शरीर में हो जाता है तो रक्त बहता है, खून बहता है, ब्लड बहता है, और वो येलोइश कुछ स्पॉट हमारे बॉडी पे छोड़ता है। ये येलोइश स्पॉट प्लाज्मा के कारण है, क्योंकि प्लाज्मा ज्यादा है तो वही कलर हमारे बॉडी पे शो होता है, और हीमोग्लोबिन कम है इसलिए वो हल्का लाल भी दिखाई देता है। अब बात करें तो जब येलो और ये हीमोग्लोबिन पिंक कलर का होता है, ये बॉडी में पाए जाने वाला एक ऑक्सी पिगमेंट है। ये ऑक्सीजन को बैलेंस करता है और ऑक्सीजन को रिएक्शन करके ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी बनाता है। ये दोनों मिलकर जब आप येलो रंग को और पिंक कलर को जोड़ देंगे, मिला देंगे, आपस में कॉम्बिनेशन कर देंगे, जैसे हम लोग बचपन में पानी के रंगों से जब डिजाइन बनाते थे वाटर कलर से, तो येलो को मैं पिंक में मिला देता था तो वो रेड बन जाएगा। ये इसकी कॉम्बिनेशन है, ये नेचुरली कलर्स कॉम्बिनेशन में आते हैं स्टूडेंट्स। इसको हम लोग ह्यू भी बोलते हैं, ह्यू में भी उसका रंग वर्ण भी आता है कि रंग कैसा था उस वस्तु का। इसी प्रकार येलो को जब आप पिंक से जोड़ते हैं तो वो रेड बनता है, इसलिए ब्लड रेड हो जाता है, जबकि ओरिजिनल कलर उसका रेड नहीं है। ये कुछ खास पिगमेंट के कारण ही हो पाता है। ब्लड की खास बात हमने ये पढ़ी, स्टेशनरी है, ये कभी रुकता नहीं है, 24 घंटे लगातार अंत समय तक एलाइव बॉडी में ये मूव होता रहता है। आप सो भी जाएं तब भी ब्लड मूव होता है। हमारे पैरों से लेकर और हमारे ब्रेन तक, हमारे स्कल तक ये 24 घंटे बहता है। ब्लड अपने आप में खास एलिमेंट है जो पूरी बॉडी के फंक्शन को भी कंट्रोल करता है। इसके हम लोग अगर कलर की बात कर रहे थे तो मैंने पहले भी बताया था, व्हाइट रेड इन आर्टरी, डार्क रेड फ्रॉम अ वेन एंड बिकॉज ऑफ द कंपेरेंट। अब हम लोग बात करेंगे इसमें फंक्शन ऑफ ब्लड्स की, तो इसके फंक्शंस क्या है। फंक्शंस ऑफ ब्लड, फंक्शंस का मतलब है क्या कार्य करता है, क्यों जरूरी है और इससे होगा क्या। ब्लड के कुछ महत्वपूर्ण रोल है। इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण रोल है ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड। ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड, ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड का मतलब है कि ब्लड प्रत्येक वस्तु का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, जिसमें फूड पार्टिकल्स भी हैं, न्यूट्रिएंट्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, हार्मोन्स भी हैं, गैसेस भी हैं, और ये रिएक्टिव एलिमेंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। आपके चोट लग जाए तो मैसेज देने का काम भी ब्लड ही करता है। हाँ, हालांकि वो बात अलग है, हमने पिछली बार ये पढ़ा था कि उसमें नर्व्स भी पार्टिसिपेट करती हैं। ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट पर आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टिव फूड। इसमें हम लोग डाइजेस्टिव फूड का मतलब है कि कैसे पाचित भोजन हमारे शरीर के अन्य भागों तक पहुंच जाता है, क्योंकि हमारी आंखों को अलग विटामिन चाहिए, हमारे पैरों को अलग हार्मोन चाहिए, तो सारे बॉडी में जो सर्कुलेशन है फूड का, जिसको डाइजेस्टिव फूड बोला गया है, वो सभी ब्लड के द्वारा ही संभव है। तो सेकंड कार्य क्या है ब्लड का, क्या फंक्शन है कि वो ट्रांसपोर्ट कर पाए डाइजेस्टिव फूड का। इसी में थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारा, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन नाम से पता पड़ता है कि प्रत्येक टिश्यू, बॉडी के टिश्यू तक और प्रत्येक बॉडी की सेल्स तक ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ऑक्सीजन हमारे पैर के सेल्स तक भी जाती है, अंगूठे तक भी जाती है और हमारे स्कल्स तक भी जाती है। यानी यहां से लेके यहां तक जो ऑक्सीजन जा रही है, लेते तो हम नाक से ही है ना, केवल नोज से, लेकिन ऑक्सीजन सब जगह पहुंचती है। ये कार्य केवल ब्लड के द्वारा ही संभव है। और इसमें फोर्थ पॉइंट है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल्स। इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल्स कैसे होता है, जो कि वर्ज्य पदार्थ के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए ऐसे पदार्थ जो बॉडी से निष्कासित होने ही चाहिए, रिलीज होने ही चाहिए,
वो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स कहलाते हैं। मटेरियल्स माने उत्पाद से भी है यहाँ पर, पदार्थ से भी है यहाँ पर, सब्सटेंस माने भी पदार्थ होता है, लेकिन मटेरियल का बोला पूरे एक मिक्सचर उत्पाद जिसमें यूरिक एसिड, यूरिन, यूरिया एक प्रकार का वेस्ट मटेरियल है। यूरिन यूरिया से ही बना है, यूरिक एसिड भी यूरिया और यूरिन से ही बना हुआ है। आपस में ये सभी एक ही पदार्थ है। जैसे जंतुओं के, जैसे काऊ और बफेलोस के काऊ डंग से हम लोग यूरिया का निर्माण करते हैं, खाद का निर्माण करते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन है कि वेस्ट मटेरियल का, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स का कैसे ट्रांसपोर्टेशन बॉडी के द्वारा हो और वो बॉडी से रिलीज हो पाए, ये ब्लड के द्वारा ही संभव है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि हमारा पॉइंट है एक्सक्रीटरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स। ये इसका 5th पॉइंट है स्टूडेंट। डिस्ट्रीब्यूशन करेगा ये हार्मोन्स के डिस्ट्रीब्यूशन में ब्लड का एक बहुत बड़ा रोल है। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है बताइए मुझे आप। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है योगदान, पाया जाना और उसको स्थानांतरित करना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स को बॉडी के अलग अलग भागों तक जाना होता है और वो पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज में, अलग अलग प्रकार के कार्यों में। जैसे कि एक फीमेल बॉडी में हार्मोन्स का अलग रोल है और मेल बॉडी में हार्मोन का अलग रोल है। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल्स में बियर्ड और मुस्टाच का फॉर्मेशन करता है, उसकी वॉइस को और भी ज्यादा टफ और रफ बनाता है, जबकि वही हार्मोन फीमेल बॉडी में कम होता है और वो अलग प्रकार के बॉडी में कार्य करता है। यह होता ही नहीं है, अगर होता तो है लेकिन कम मात्रा में होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फीमेल बॉडी में होता है और वो उस बॉडी को डेवलप करता है, इसलिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी है, लेकिन एंटी हार्मोन इसको कहते हैं। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये मेल बॉडी में नहीं होता, फीमेल बॉडी में होता है और इसका अपना ही एक अलग कार्य है। जैसे इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स बोला गया। मैंने पहले भी बोला था इसी चैप्टर में कि करीब 90 से ऊपर हार्मोन्स हमारी बॉडी में होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम वो दोनों से रिलीज होते हैं, जिनको अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियां भी कहते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी में। इसका एक अगला पॉइंट हम लोग लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट में वो हीट का आदान प्रदान करता है। बॉडी बोलते समय, कार्य करते समय, एक्टिविटी के समय अलग अलग प्रकार से जब फंक्शन करती है तो बॉडी हीटेड होती है और ये हीटेड बॉडी अपने आप में कूलिंग डाउन करती है। वो कूलिंग डाउन होता है ब्लड की वजह से। इसीलिए जब आप बहुत थक जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपको हीटेड हो जाता है बॉडी, आपको गर्मी लगती है, आप टायर्डनेस फील करते हैं। ये सब ब्लड इसको बैलेंस कर लेता है और वो हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। पानी पीने के बाद आपको थोड़ा सा हीटिंग में भी फर्क पड़ता है। इसी में मैं आगे बढ़ूंगा सीधा स्टूडेंट्स। प्रोटेक्शन ऑफ ब्लड। प्रोटेक्शन ऑफ ब्लड का मतलब है कि ये सुरक्षा प्रदान करता है। प्रोटेक्शन ऑफ ब्लड का मतलब है ये सुरक्षा प्रदान करता है। कैसे हो सकता है ब्लड के कारण हमारी सुरक्षा? आइए इसको जानिए। सबसे पहला है इसमें फर्स्ट पॉइंट है क्लोटिंग। क्लोटिंग को हिंदी में कहते हैं रक्त थक्काकरण। आप पहली बार सुने होंगे ये शब्द, हो सकता है। रक्त थक्काकरण होता है कि ब्लड का थक्का बन जाना, वो जम जाना, उसको फ्रोजन हो जाना, उसको सॉलिड में बदल जाना। जब घाव हमारे हो जाता है तो ब्लड बहता है, और ब्लड बहता है तो वो थोड़ी देर बाद रुक जाता है, जम जाता है। कितनी देर बाद रुक जाता है? 15 मिनट बाद? नहीं स्टूडेंट्स, वो 7 से 8 मिनट में रुक जाता है। कभी भी आप नोट करके देखिएगा मेरी बात को। 7 से 8 मिनट में जब घाव से, चोट से ब्लड बहता है तो वो 7-8 मिनट में जम जाता है। फिर ब्लड एकदम तेजी से नहीं बहता। वो जम क्यों जाता है? वो फ्रीज क्यों हो जाता है? वो होता है क्लोटिंग प्रोसेस के द्वारा। इसको कहते हैं रक्तीय थक्काकरण। ये एक साधारण प्रोसेस तो नहीं है स्टूडेंट। इसमें पहले थ्रोम्बिनोजन बनता है, फिर इसमें ये थ्रोम्बिन बनता है। धीरे धीरे ब्लड प्लेटलेट्स उस घाव के पास आ जाती हैं, वो ब्लड प्लेट्स एक नेट बनाती हैं। फिर वहां पर फाइब्रिनोजन प्रोटीन हार्मोन आता है, और वो फाइब्रिनोजन हार्मोन फाइब्रिन हार्मोन में कन्वर्ट हो जाता है
उसके बाद वो प्रोटीन को कर देता है। ये पूरी प्रोसेस है जिसको बायोलॉजिकल प्रोसेस में कहते हैं। तो पहला प्रोटेक्शन लॉस ऑफ ब्लड से बचाता है। अगर घाव हो गया और हमारी मृत्यु हो जाएगी, घाव हो गया और अगर ज्यादा क्लोटिंग नहीं हो पाई या क्लोटिंग नहीं होगी तो ब्लड क्या करेगा, अत्यधिक मात्रा में बह जाएगा, जिससे हमारी बॉडी डेड हो सकती है। इसीलिए अत्यधिक घायल अवस्था में खून ज्यादा बहने से लोगों की मौत हो जाती है। इंग्लैंड के बारे में आपने सुना होगा, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया जिनको डिसीज थी हीमोफीलिया, और उनकी मौत भी इसी कारण हुई। किस कारण हुई? बहुत मामूली सी बात थी, केवल एक हाथ में छोटा सा घाव हुआ और उससे उनकी मौत हो गई। ब्लड रुका ही नहीं, क्योंकि उनके पास ब्लड प्लेटलेट्स की क्लोटिंग हुई ही नहीं। ये उनकी मदर को भी डिसीज थी। इसलिए इंग्लैंड में जो महारानी थी विक्टोरिया, उनके फैमिली मेंबर्स में ये ज्यादातर रोग था। इस रोग में ब्लड क्लॉट नहीं होता और व्यक्ति मर जाता है। आगे मैं बढ़ूंगा तो प्रोटेक्शन फ्रॉम द लॉस ऑफ ब्लड। सेकंड पॉइंट पर बात करें तो इसमें आएगा हमारा एनगल्फिंग बैक्टीरिया। और एनगल्फिंग बैक्टीरिया का मतलब होता है कि ये एक प्रकार से इसमें क्या करता है स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया को खा जाता है। एनगल्फिंग माने बैक्टीरिया को किल करके ये ब्लड उसको खा जाता है, यानी उसको डेड कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है और फिर बॉडी से बाहर निकाल देता है। ये काम WBC की मदद से होता है। WBC को व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं या व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स भी कहते हैं, या हम इसको लिम्फोसाइट्स भी कह सकते हैं। और ये व्हाइट ब्लड सेल्स का काम ही है कि डिसीज कॉजिंग जर्म्स को बाहर निकालने का वो कार्य करें। हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इसमें थर्ड पॉइंट आएगा हमारा एंटीटॉक्सिन्स और एंटीबॉडीज। मैं एंटीटॉक्सिन्स वर्ड को ले रहा हूं, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। एंटीटॉक्सिन्स का मतलब है बॉडी में बनने वाले जहरीले पदार्थ, विषैले पदार्थ, ये सभी ब्लड के द्वारा ही बाहर निकलते हैं। इसीलिए हम लोग सुबह उठ के कुछ लोग से जो है वो रिंजिंग करते हैं। रिंजिंग का मतलब मुंह में गर्म पानी लेके कुल्ला करते हैं, क्योंकि मुंह में विषैले तत्व बन जाते हैं। अपने आप में एक साइंटिफिक कॉज है। बॉडी में एंटीटॉक्सिन्स होते हैं जो बॉडी को विषैला बनाते हैं। कुछ लोगों की बॉडी में ये एंटीटॉक्सिन ज्यादा होते हैं, कुछ लोगों में ये नॉर्मल होते हैं, किसी में ये बराबर होते हैं। ये अपने ऊपर हमारा हैबिचुअल एडिबल प्रोडक्ट्स के कारण ही होता है। ये बॉडी को जहरीला बनाते हैं और उन एंटीटॉक्सिन्स को भी ये प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, एंटीबॉडीज को भी ये प्रोटेक्शन देते हैं। अब मैं इसमें आगे बढ़ूंगा, हमारा कंपोजिशन ऑफ ब्लड पर आऊंगा। इसमें कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करें तो इसमें क्या क्या होता है ये सब हम लोग पढ़ेंगे। इसका संगठन शक्ति, संगठनता की बात होगी कंपोजिशन। कंपोजिशन की बात करें ब्लड की, आइए हम लोग कुछ इसके बारे में जाने कि कैसे इसकी संगठनता होती है, कैसे ब्लड काम करता है। नाउ स्टूडेंट्स, कंपोजिशन ऑफ ब्लड वी आर टेकिंग, जिसमें 2 पॉइंट है हमारे। ये 2 पॉइंट मेन है, प्लाज्मा और सेलुलर एलिमेंट। प्लाज्मा में मैंने पहले भी बोला था कि इसमें 55% प्लाज्मा होता है या 45 से 55% तक भी हो सकता है, ये हमने बात करेंगे। सेलुलर की अगर हम लोग बात करें तो ये पूरा अपने आप में 45% तक हो सकता है, जिसमें प्लाज्मा केवल एक अकेला एलिमेंट है और सेलुलर एलिमेंट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और इसके और भी सेल्स आती हैं जिसको ब्लड प्लेटलेट्स भी कहते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स का एक नाम थ्रोम्बोसाइट्स भी है, वो हम पढ़ेंगे आगे। और इसमें एक हीमोग्लोबिन भी है, जो हीमोग्लोबिन इसका ऑक्सी पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन का मेन काम रेस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में भी है, ये श्वसन क्रिया में भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और इसके बाद हम लोग आ रहे हैं स्टूडेंट्स फॉर फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स, ये क्या कार्य है? पहला कार्य इसका है फैगोसाइटोसिस। ये क्या है? ये है भक्षण क्रिया। फैगोसाइटोसिस में हमारी बॉडी के अंदर जितने भी डिसीज कॉजिंग जर्म्स एंटर हो जाते हैं बाय नोज, बाय ईयर, बाय माउथ और अन्य कारणों से भी, भोजन से भी, वो सभी फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस के कारण बाहर आ जाते हैं। फैगो माने खा जाना, साइटो माने सेल और सिस माने प्रोसेस। फैगोसाइटोसिस सेल जो इसको खा जाती हैं, ये डब्ल्यूबीसी के कारण ही होता है और डिसीज कॉजिंग जर्म्स बॉडी से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज।
एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाता है, जिसमें मेन WBC जो है लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती है। लिम्फोसाइटोसिस के प्रोसेस को करती है। लिम्फोसाइटोसिस प्रोसेस अपने आप में जर्म्स को किल करने की प्रोसेस है। और अब हमारा आता है इसमें ब्लड प्लेटलेट्स, ये थ्रोम्बोसाइट्स कहलाते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट्स नाम है, WBC का ल्यूकोसाइट्स नाम होता है। और इसमें एक सेल और भी होती है जिसको हम लोग स्टूडेंट्स RBC भी कहते हैं। तो ये 3 सेल मैंने 1, ये 2 और एक ये इसमें 3, ये 3 में RBC रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट्स, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स और ब्लड प्लेटलेट्स नोन एज द थ्रोम्बोसाइट्स। ये वही है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती है। क्लॉटिंग के प्रोसेस को कोगुलेशन भी कहते हैं, कोगुलेशन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी में। ब्लड प्लेटलेट्स में एक बात और बता दूं कि 3 से 5 दिन का इनका लाइफ स्पैन है। 3 से 5 दिन में ये मृत हो जाती है। RBC 120 दिन तक जीवित रहती है, WBC 4 से 5 दिन तक जीवित रहती है, दोबारा पुनः निर्मित होती रहती है, मरती रहती है। ये 120 दिन में यानी कि करीब 4 महीने तक जीवित रहती है। ये बोन मैरो में मिलती है और ये रेड ब्लड सेल्स ब्लड को बनाने में बेहद रोल निभाती है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की मैंने बात करी थी, इसमें एक पॉइंट आया है जो मैंने आपको समझाया था, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। आइए हम लोग चले ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब है कैसे रक्त को एक दूसरे तक पहुंचाया जाए या दान दिया जाए। जरूरत पड़ने पर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं हम लोग। ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन नहीं बोलते, किसी मानव से दूसरे मानव में ब्लड को पहुंचाना ट्रांसपोर्टेशन नहीं कहलाता, वो ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। ब्लड ग्रुप्स भी होते हैं इसमें, ब्लड ग्रुप्स के द्वारा ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, आइए इसको समझ लें एक बार। जैसे A, B, AB और O, ये 4 ग्रुप होते हैं। इनके अलावा कोई ग्रुप नहीं होता। किसी ह्यूमन में A ग्रुप है, किसी में B है, किसी में AB है, किसी में O है। इसमें एक खास बात है स्टूडेंट, क्या कि O वाला यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। यूनिवर्सल डोनर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आपको नहीं मालूम होगा कि यूनिवर्सल डोनर माने सबको दिया जा सकता है। AB वाला जो होता है वो यूनिवर्सल रिसीवर होता है। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, ये सबसे रिसीव कर सकता है। रिसीवर माने रिसीव करने वाला, इसलिए फोन के हम उस रिसीवर को क्या कहते हैं, रिसीव करना पड़ता है, तो वो रिसीवर कहलाता है। AB वाला रिसीवर है और O वाला डोनर है। डोनर माने सबको दे सकते हैं। इसका मतलब एक ये भी है कि A वाला जो है वो AB ग्रुप को नहीं ले सकता, AB वाला A ग्रुप को ले सकता है, AB वाला B को ले सकता है, ठीक है, लेकिन B वाला AB वाले को नहीं ले सकता। O वाला सबसे ले सकता है, इसलिए O ग्रुप बहुत कम लोगों का होता है, ये अपने आप में चेकअप से पता पड़ता है। तो ये 4 ग्रुप हैं। हम जब भी इसकी मैचिंग करते हैं तो मैचिंग करानी पड़ती है कि किसका ब्लड लें और किसका ना लें। जब मैचिंग हो जाए ब्लड की तो इसको कहते हैं कॉम्पेटिबिलिटी, और जब मैचिंग नहीं हो पाती ब्लड की तो कहते हैं इनकॉम्पेटिबिलिटी। दोनों में यही अंतर है। ब्लड मैच तो कहते हैं ब्लड मैच कर रहे हैं। मैच का मतलब उसके ग्रुप्स का मिलान कर रहे हैं। ग्रुप्स अगर मैच कर गए तो ब्लड दिया जाएगा, अन्यथा उसकी मौत हो सकती है। इसलिए ब्लड ग्रुप को जांच कर ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। बिना ब्लड की जांच के हम ऐसे नहीं कि किसी को भी हम कोई भी ब्लड दे दें, उससे उसकी मौत हो सकती है, उसके ऑर्गन फेल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एंटीबॉडीज भी रखता है। इनमें जो एंटीबॉडीज होती हैं वो मैच नहीं कर पाएंगी, तो वो ब्लड सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो ह्यूमन डेड हो जाएगा। इसलिए ये ब्लड को हम जांचने के बाद ही, जांचने का मेरा मतलब था मैचिंग करने के बाद ही, जिसको कॉम्पेटिबिलिटी या इनकॉम्पेटिबिलिटी भी कहते हैं। ये पूरा प्रोसेस ब्लड का आदान प्रदान ही, पूरी प्रक्रिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाती है। इस 4 ग्रुप के अलावा ये संभव नहीं है। 5वां ग्रुप अभी तक ब्लड का कोई नहीं पाया गया है।
अब हम लोग आएंगे सीधे हार्ट। ये हार्ट जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है और इसको हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में रखा है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा हार्ट। मैं आपको बता दूं कि हार्ट क्या है। हार्ट एक मुट्ठी के बराबर का एक ऐसा अंग है जो हमारे हृदय में स्थित होता है, चेस्ट में। लेकिन मैं आपको बता दूं ये डायफ्राम पर रहता है, वहां पर इस लोकेशन होती है। हार्ट में 300 ग्राम से 350 ग्राम का वजन होता है। 300 ग्राम या 350 ग्राम का हार्ट होता है। और हार्ट मैं बता दूं आपको, ना तो वो लेफ्ट होता है ना वो राइट होता है, वो हल्का राइट में बीच में होता है। इसलिए जब वो धड़कता है, जब वो बीट करता है, तो आपको लगता है कि वो लेफ्ट में ही धड़क रहा है। क्यों? क्योंकि हार्ट बीट में वो जब ऐसे बीट करता है तो ये वाला हिस्सा पॉइंट उसका आपको यहां महसूस होता है इससे। इसलिए आप कहते हैं कि यहाँ पर दिल धड़क है। महिलाओं को लगता होगा, फीमेल्स को लगता होगा कि मेरे राइट में दिल धड़क है, जबकि दोनों का दिल सेम होता है। उसके वजन में भी कोई अंतर नहीं होता है। हाँ, प्यूटिटरी ग्लैंड में अंतर होता है। जो हमारी प्यूटिटरी ग्लैंड अलग है, महिलाओं की या फीमेल की प्यूटिटरी ग्लैंड 1.5 ग्राम की होती है, जबकि मेल की प्यूटिटरी ग्लैंड 1 ग्राम की होती है। प्यूटिटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। हार्ट में हमने बात करी तो इसमें 4 चैम्बर भी होते हैं। चैम्बर माने इसके टुकड़े होते हैं 4, जिसमें 2 अपर ऑरिकल होते हैं, अपर ऑरिकल, और इसमें 2 लोअर वेंट्रिकल होते हैं। तो कितने हो गए? 2 अपर ऑरिकल और 2 लोअर ऑरिकल मिला के कितने हो गए? इसमें हो गए टोटल स्टूडेंट 4 पार्ट। 2 ये और 2 ये, 4 पार्ट होते हैं। तो हार्ट का आप कोई भी डायग्राम देखें, अगर वैसे हार्ट कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, वो हार्ट नहीं होता। हार्ट कुछ इस तरीके का होता है। इसके ये 4 पार्ट माने गए हैं। इसमें यहाँ पर सेप्टम होता है, इसमें पूरे में ब्लड भर जाता है, पूरे में इसमें इनमें पूरे में ब्लड भर जाता है। और यहाँ के जो वाल्व होते हैं इसमें 2 वाल्व पाए जाते हैं। एक तो होता है ट्राइक्यूस्पिड वाल्व, एक होता है बाइक्यूस्पिड वाल्व। ये ब्लड को भर लेता है, वाल्व अपने आप बंद हो जाते हैं जब ये हार्ट अपने आप में फूलता है। तब फूलने पर ये ब्लड को भर लेता है और एकदम ये जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ब्लड को बाहर फेंक देता है। यानी कि इधर से ब्लड बॉडी से आता रहता है, नीचे से, पैरों से, एब्डोमेन से, लेग से, किडनी से, स्टोमक से, और ये फिर इस ब्लड को यहाँ से पोर्स से इधर की ओर जाता हुआ ये यूं आता है और यूं करके ये बॉडी के नीचे फिर भेज देता है। ये एक सर्कुलेशन लगातार चलता है, इसीलिए हार्ट को लगातार काम करना पड़ता है। ये हार्ट अपने आप में एक मेन ऑर्गन है, जो वाइटल ऑर्गन भी है और आपका लाइफ ऑर्गन भी है, लगातार कार्य करने वाला अंग। इसी में मैं आपको बता दूं कि हार्ट के बाद हमारा कवरिंग भी है। हार्ट पर एक कवरिंग होती है। कवरिंग का मतलब ये आउटर लेयर हार्ट की कवर रहती है एक लेयर से, जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं। और इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भी भरा होता है जो इसको शॉक से, जग से बचाता है। जैसे कि चेस्ट पर आपके एकदम जग्स लग जाए, शॉक्स लग जाए, पुशअप्स हो जाए, तो आप उसको झेल सकते हैं, बच सकते हैं। इसीलिए इसमें यहाँ पर हमारे चेस्ट पर रिब्स भी होती हैं, 24 रिब्स होती हैं, जिसको पसलियां हिंदी में कहते हैं। 12 इधर होती है, 12 इधर होती हैं। उसमें ये हार्ट हमारे कवर्ड रहता है। लेकिन सॉरी, वो तो हड्डियों का ही ढांचा है जो इसको कवर्ड रखता है। बीच में स्टर्नम होता है, इसके एक खाल की बनी हुई झिल्ली होती है जो हार्ट को कवर रखती है, जिससे हार्ट आपके एकदम सडनली पुशअप्स को झेल पाए। आगे बढ़ेंगे इसको, अन्यथा हार्ट बस्ट हो सकता है। ज्यादा जोर से अगर आपको पुशअप्स लग जाएगा तो हार्ट बस्ट भी हो सकता है। कवरिंग के बाद में आपको एक चीज और बता दूं कि ये हार्ट की लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है और इसकी जो चौड़ाई है वो 9 सेंटीमीटर होती है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें एक चैम्बर भी मैंने बोल दिए। अब हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? इसमें 2 प्रकार के ब्लड वेसल्स हैं। वैसे तो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होती है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि हम बात करेंगे आर्टरीज का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऊपर लेके जाना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आना, और वेन्स का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरीज तक भेजना, और कैपिलरीज का काम है
उसको जोड़ देगा। जैसे हार्ट ऐसे हो तो यहां से ये वेन्स आ रही है, ये आर्टरीज आ रही है, कैपिलरीज ऐसी होती है, ये इसको जोड़ती है। हार्ट नीचे ब्लड भेज देता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, शुद्ध ब्लड। ऑक्सीजनेटेड का मतलब द मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन दिस ब्लड, और ये बॉडी के पार्ट्स तक जाता है, बॉडी उस पार्ट्स ऑक्सीजन को ले लेती है और वो ब्लड को ऊपर भेज देती है। आगे हम बढ़ेंगे ये ब्लड वेसल्स में। अब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे एंटीरियर वेना कावा। एंटीरियर वेना कावा जो होता है वो एक प्रकार से ऐसा अंग है, ऐसा पार्ट है ब्लड वेसल्स का जिसमें इट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर रीजन। ये हेड, चेस्ट और आपके आर्म से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है। और इसमें एक होता है पोस्टीरियर वेना कावा। पोस्टीरियर वेना कावा आपके एब्डोमेन और लेग्स से ब्लड को लेके आता है वापस दोबारा ऊपर की ओर। ये प्रोसेस चलता रहता है। हार्ट जब हमारा सिकुड़ता और फैलता है, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में ये दो प्रोसेस को करता है। कॉन्ट्रैक्शन जब होता है यानी हार्ट जब सिकुड़ जाता है तो इसको सिस्टोल कहते हैं, और जब हार्ट फूल जाता है तो इसको डायस्टोल कहते हैं। इसीलिए हार्ट की एक साउंड प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है तो ये लबडब साउंड को भी प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग धक धक बोलते हैं हिंदी में, लेकिन वो होता लबडब साउंड है। ये स्टेथोस्कोप से सुना जाता है। अब मैं आऊंगा सीधा लास्ट पॉइंट पर हमारे इस चैप्टर के, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन पढ़ते हैं और दूसरा है हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन लंग से रिलेटिव है, यानी लंग से ब्लड को लेके आता है, नीचे तक भेजता है बॉडी के और अंगों तक। और इसमें दूसरा है सिस्टमैटिक या सिस्टमिक प्रोसेस सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक का मतलब है, मैं आपको बता दूं, सिस्टमिक ये आपके अपर यानी कि बॉडी से होता है। अब क्या होगा, लंग्स जब ब्लड को पल्मोनरी सिस्टम सर्कुलेशन के द्वारा ब्लड को ट्रांसफर करता है बॉडी में, क्योंकि लंग्स तो यहाँ होते हैं, बॉडी तो पूरी नीचे तक है, तो लंग्स ब्लड को सेंड कर देता है पूरी बॉडी में, और फिर पूरी बॉडी उस ब्लड को जब लेके आती है वापस, तो उसको सिस्टमैटिक सर्कुलेशन या सिस्टमिक सर्कुलेशन भी कह सकते हैं। इस प्रकार की सर्कुलेशन चलते रहते हैं, बॉडी सर्वाइव करती है। थैंक यू स्टूडेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे डायग्राम से कुछ लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, ये डायग्राम हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्लड है और लिम्फ सर्कुलेशन है। आइए थोड़ा समझें। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये लंग्स हैं, ये वेन्स हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये लेके जा रहे हैं, जो रेड रंग से दिखाई दे रही है। इसमें ये नीचे की ओर आर्टरीज है। अब आप देखिए ये ब्लड लेके आया और ब्लड कैपिलरीज, मैंने ऐसी डायग्राम दिखाया था आपको हल्का सा बना के, ये ब्लड कैपिलरीज के द्वारा ब्लड को ऊपर भेज रहा है वेन्स की मदद से। तो फिर दोबारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो और ऑक्सीजन कम हो। ये लंग्स तक फिर भेज रहा है इसको, फिर लंग्स ऑक्सीजन को ले लेता है नोज से, फिर दोबारा ऑक्सीजन जुड़ के आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर दोबारा नीचे आता है। और ये देखिए लिम्फ कैपिलरीज, ये बॉडी के निचले ऑर्गन है, ये निचले ऑर्गन से ये बॉडी के ब्लड को ऊपर की ओर, दोबारा ये देखिए एरो दिखा रहे हैं ऊपर की ओर जाते हुए, ये ऊपर इसमें कनेक्ट करते हैं, ब्लड इससे फिर दोबारा ऊपर जाता है। और ये हमारा हार्ट है, हार्ट से लंग से फिर ब्लड आता है, जो कि हमारे हार्ट में पहुंचता है, हार्ट फिर दोबारा आर्टरीज तक भेजता है, फिर ये निचले अपर लोअर ऑर्गन से यूज करके दोबारा ऊपर की ओर भेजा जाता है। ये सर्कुलेशन लगातार चलता रहता है, इसीलिए इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कहा गया है। स्टूडेंट्स, ये हमारी ब्लड सेल्स हैं। मैंने बताया था कि सेलुलर एलिमेंट्स होती हैं। देखिए ये रेड ब्लड सेल्स हैं जो आपको सर्कुलर राउंडेड शेप में दिखाई दे रही हैं। ये उसका एक इंटरनल डायग्राम दिखाया है आपको। ये न्यूट्रोफिल्स मैंने बोला था इसमें, ऑसिनोफिल्स, वैसोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ब्लड प्लेटलेट्स मैंने आपको बताई थी। ये सभी ब्लड वाइट ब्लड सेल्स के स्टैंड हैं, उसकी स्ट्रक्चर है। अब हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ये हमारा डायग्राम है ब्लड क्लॉटिंग का। सबसे पहला वेसल इज डैमेज। मान लीजिए कोई वेसल है जो उसमें से क्षतिग्रस्त हो गई है, ये रेड ब्लड सेल्स दिखा रहा है, यहाँ पर ये प्लेटलेट्स हैं,
प्लेटलेट्स ऊपर की ओर मूव हो जाएंगी। ये देखिए प्लेटलेट्स इकट्ठी हो गई, इसलिए क्या लगा हुआ है, प्लेटलेट्स फॉर्म ए प्लग। एक प्लग बना दिया, बंडल बना दिया। फिर यहाँ पर फाइब्रिन थ्रेड्स आ गए जो कि फाइब्रिनोजन हार्मोन्स के कारण आते हैं। और ये देखिए थ्रेड्स ऑफ फाइब्रिन ट्रैप आरबीसीज एंड फॉर्म ए क्लॉट। आरबीसी को उन्होंने रोक लिया। ये देखिए लाल रंग में, रेड रंग में आरबीसी ऊपर आ रही थी जो ब्लड को बहा रही थी, लेकिन इसने इसको रोक लिया और ब्लड रुक गया। ये क्लॉटिंग होता है जिसको हम लोग ब्लड क्लॉटिंग या कोगुलेशन की प्रोसेस कहते हैं। इस प्रकार एक बाउंड से ब्लड इस प्रकार रोक लिया जाता है कोगुलेशन के प्रोसेस से। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। स्टूडेंट्स ये हमारा हार्ट का डायग्राम है। ये एक फ्रंट व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट है जिसमें सुपर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा ये दिखाई दे रही है आपको। ये राइट पल्मोनरी आर्टरीज है क्योंकि ये राइट तरफ है। यहाँ पर लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज है क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ। ये इसका एओर्टिक आर्क है। आर्क क्यों बोला, क्योंकि ये मुड़ाव में है इसलिए। और ये इसका लेगामेंट्री या लेगामेंटम आर्टियोसम है। उसके बाद में ये देखिए डिसेंडिंग एओर्टा है। डिसेंडिंग क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ झुका हुआ है। और ये इसका पल्मोनरी ट्रंक है। ट्रंक माने धड़, ऊपर का हिस्सा है। लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स ये है, ये देखिए। लेफ्ट एट्रियम ये वाला पार्ट है इसका। लेफ्ट कोरोनरी वेन्स ये है। कोरोनरी मतलब जो कि हार्ट के अंदर इसको कॉन्ट्रैक्शन प्रदान करती हैं, पूरे हार्ट पर फैली रहती हैं। और इसमें इनर वेंट्रिकुलर स्लूसिस ये हैं। इसके बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल ये है इसका, हमने पढ़ा था ना इसमें दो पार्ट होते हैं। और राइट वेंट्रिकल इस तरफ होता है। इसमें राइट कोरोनरी आर्टरीज इधर है, इनर कोरोनरी आर्टरीज उधर है। इसलिए राइट वाला पार्ट ये है और लेफ्ट वाला पार्ट इसका ये है। इसी में इंफीरियर वेना कावा है जो हमने अभी पढ़ा था, और ये इसका सुपीरियर वेना कावा है। ऊपर वाला सुपीरियर कहलाता है, नीचे वाला इंफीरियर वेना कावा कहलाता है। इस प्रकार ये हार्ट इनके द्वारा ब्लड को रिमूव करता है, नीचे तक सेंड करता है, ट्रांसफर करता है, और दोबारा इनकी मदद से वो ऊपर की ओर आता है और ये अपने अंदर ब्लड को होल्ड कर लेता है। आगे के डायग्राम्स को देखते हैं स्टूडेंट्स। ये डायग्राम स्टूडेंट्स हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का है। इसमें रिलैक्सेशन हो रहा है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। आप देखिए ब्लड अंदर जा रहा है, ये अंदर चला गया, और आप देखिए इसकी स्ट्रक्चर फूल गई, ये सॉल्व हो गया। ये सॉल्व ये बताता है कि ये एक प्रकार से सिस्टोल और डायस्टोल की प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है। ये डायस्टोल हो गया, और यहां पर देखिए ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये वाला थोड़ा फूला हुआ है, ये थोड़ा कम फूला हुआ है। ये सोलप है, ये नॉन सोलप है। क्यों? क्योंकि इसने ब्लड को बाहर स्क्वीज आउट कर दिया है और इसने ब्लड को होल्ड किया हुआ है। जब ब्लड को होल्ड करता है तो ये स्वालो हो जाता है, और जब ये ब्लड को स्क्वीज आउट करता है तो ये सिकुड़ जाता है। इसलिए डायस्टोल और सिस्टोल दोनों प्रोसेस इस प्रकार समझे जा सकते हैं। आगे की डायग्राम की ओर चलते हैं स्टूडेंट। ये आर्टरीज और ये वेन के डायग्राम है स्टूडेंट। इसका ये ल्यूमेन है, इसका ल्यूमेन आर्टरीज में ल्यूमेन छोटा होता है, नैरो ल्यूमेन होता है। वेन में ल्यूमेन जो है वो ब्रॉड होता है। ये इसकी एक्सटर्नल लेयर है जो इसको बाहर से कवर करती है। ये इसमें कनेक्टिव टिश्यू है जो इसको, कनेक्टिव टिश्यू माने ब्लड भी है इसमें भरा हुआ। मिडिल लेयर है ये इसकी, जो बीच की लेयर कहलाती है, और इसमें स्मूथ मसल इलास्टिक फाइबर्स भी होती हैं जो इसको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रदान करती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं। और ये एंडोथीलियम है। एंडोथीलियम माने अंदर की लेयर है स्टूडेंट्स। आगे के डायग्राम पे चलते हैं स्टूडेंट्स। ये डायग्राम हमारा पल्मोनरी लंग्स सर्कुलेशन का डायग्राम है, और ये सिस्टमेटिक या सिस्टमिक बॉडी सर्कुलेशन का है। ये देखिए पल्मोनरी माने लंग से जो सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड नीचे की ओर मूव आता हुआ दिख रहा है। ये एरो दिखाई दे रहे हैं, ये एरो, ये एरो, ये एरो, ब्लड नीचे आ गया। कैपिलरीज का मतलब बॉडी के ऑल ऑर्गन्स ने उस ब्लड का यूज कर लिया और उसने दोबारा उसको रिबैक कर दिया। ये देखिए एरो ऊपर आ गया, हार्ट्स में भर गया, लंग्स में भर गया, सॉरी। इसने लंग्स ने फिर दोबारा ये काम शुरू कर दिया, और ये ब्लड ऊपर से होता हुआ ऑक्सीजन को लेता हुआ फिर दोबारा आया, फिर बॉडी में ये नीचे तक गया, फिर ये बॉडी के ऑर्गन से यूज हुआ, फिर ये दोबारा ऊपर आया। ये सर्कुलेशन चलता रहेगा। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन लंग से होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन बॉडी से होता है। आगे के डायग्राम को देखते हैं, उसमें क्या दे रखा है स्टूडेंट्स। ये हमारा डायग्राम है डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लड सेल्स। ये हाईली मैग्नीफाइड है, इसमें ऑसिनोफिल्स हैं, ये देखिए एरिथ्रोसाइट्स हैं,
ऑसिनोफिल्स आप जानते हैं कि ये भी सेलुलर एलिमेंट का पार्ट था, जो हमने पिछले डायग्राम में भी समझा था। ये एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स हैं, ये न्यूट्रोफिल्स हैं जो इसको एनगल्फिंग में भी मदद करती हैं। ये इसकी लिम्फोसाइट्स हैं जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस में मदद करती हैं। हमने ये पढ़ा था कि फैगोसाइटोसिस में ये कैसे जर्म्स को किल करती हैं और डिसीज कॉजिंग जर्म्स को भी बाहर निकालती हैं। ये इसका वैसोफिल्स सेल्स हैं जो तीसरे नंबर पे आती हैं, और इसकी ये ब्लड प्लेटलेट्स हैं जो कि कोगुलेशन और कोगुलेटिंग में मदद करती हैं, ब्लड को एक नेटवर्क प्रदान करती हैं बाउंड में। यहाँ पर ये मोनोसाइट्स हैं। मोनोसाइट्स इसलिए हैं क्योंकि इसमें एक ही सेल होती है और इसमें कोई अन्य सेल्स नहीं होती। तो ये कुछ सेलुलर इसके एलिमेंट हैं जो कि ब्लड प्लेटलेट्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, वैसोफिल्स, ऑसिनोफिल्स, एरिथ्रोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, इसमें एक और था एग्रेनुलस और नॉन एग्रेनुलस भी होते हैं जो इसी में इंक्लूड होते हैं। तो ये ब्लड की अलग अलग सेल जो ब्लड में पाई जाती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स वो दिखती नहीं है। ये हाई मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर है जो एक माइक्रोस्कोप से ली गई है। थैंक यू स्टूडेंट्स।